प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे को इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके विषय बात करने वाले हैं। बीए सेमेस्टर फोर्थ के आप विद्यार्थी होंगे और आपकी हिंदी साहित्य आपकी सब्जेक्ट होगी, तो उसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। उसके कंप्लीट यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के नोट्स आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो यूनिट 3 के नोट्स करेंगे, वो बाद में आपकी यूनिट फोर्थ के नोट्स करेंगे। तो आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल से आपके बीच में हम बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के नोट्स के बारे में। तो आपको बिना किसी तरीके बिना किसी डाउट के इस वीडियो से जुड़ जाना है। तो कंप्लीट नोट्स हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपके टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, आप सभी ने पढ़ा होगा। आपके टॉपिक का नाम क्या है? आपकी टॉपिक का नाम है हिंदी नाटक और रंगमंच। आपके टॉपिक का नाम है, जो कि एक हार्ड टॉपिक है और आपकी एग्जाम बहुत हार्ड इसमें होने वाली है, क्योंकि आपका थोड़ा सिलेबस इसमें हार्ड है और एक गद्य का आपका सिलेबस है। वैसे ज़्यादा हार्ड तो नहीं होना चाहिए गद्य, वैसे पद्य आपका हार्ड होता है, लेकिन इसमें गद्य थोड़ा सा हार्ड है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लर्निंग विद तेजल आपके साथ है। तो बिना इसलिए अपने क्लास कंटिन्यू करते हैं। आपके यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में दिया गया है हिंदी नाटक और रंगमंच का परिचय देना है इसमें, और बाद में आपको देना है हिंदी नाटक एवं एकांकी का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। यह आपके यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है, जो कि लगभग 15 नंबर का आपका सिलेबस है या 20 नंबर का आपका सिलेबस आता है। और बाद में आपका यूनिट 2 में आपका सिलेबस दिया गया है नाटक लहरों का राजहंस, जिससे कि आपका एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो हम डिटेल से आपके विषय हम करने वाले हैं। ये आपका सिलेबस है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको अपनी तैयारी जरूर करनी है। और इसके लिए नोट्स पेज आपके लिए बना हुआ है। नोट्स पेज की आपको प्राइस आपको पता है कि नोट्स पेज की प्राइस है लगभग आपका 49 प्राइस है। आपको मैसेज करना है 8875 63 99 49 पर आपको मैसेज करना है। वहाँ पर आपको इसके नोट्स के PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको जुड़ जाना है। और BA सेमेस्टर फोर्थ की हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम करने वाले हैं हिंदी नाटक और रंगमंच। इकाई फर्स्ट का सिलेबस है, इकाई 2 का सिलेबस आपके बीच में है। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट का और दोनों का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। तो आपके बीच में थोड़ा सा इसका डिटेल से पढ़ा जाए तो भारतीय साहित्य की परंपरा में नाटक को केवल एक विधा के रूप में नहीं, बल्कि दृश्य और श्रव्य कलाओं में के अनूठे संगम के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रस्तुत शोधपूर्वक शैक्षणिक उल्लेख विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम कोड, यानी कि आपके पेपर कोड का ये आपका कोड दिया गया है। अंतर्गत हिंदी गद्य हिंदी नाटक और रंगमंच की प्रथम 2 इकाई का एक अत्यंत गहन विशद और परीक्षा केंद्रित विश्लेषण प्रस्तुत किया जा करता है। और यह उल्लेख आपकी एकदम सही माना जाएगा। ठीक है, ये आपके बीच में बताया गया है। तो यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है आपका, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में आपका क्या है, हिंदी नाटक और रंगमंच का परिचय उद्भव एवं विकास में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं भारतीय रंगमंच की अवधारणा क्या है और शास्त्रीय आधार एवं लोक परंपराएं क्या है। यानी कि हम आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय रंगमंच की अवधारणा क्या है बताइए, तो आपके बीच में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में क्या बनेगा कि शास्त्रीय आधार एवं लोक परंपराएं के आधार पर भारतीय रंगमंच की अवधारणा स्पष्ट की। जिस प्रकार आपके 2 क्वेश्चन सेम डिटो यहाँ से बन सकते हैं, तो आपको बिल्कुल रीड करना है। तो सबसे पहले हम बिना किसी तरीके बिना किसी डाउट के इस डिटेल से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो भारतीय नाटक परंपरा अत्यंत प्राचीन, यानी कि भारतीय नाटक परंपरा एकदम अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। एंड आचार्य भरत मुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र को भारतीय रंगमंच का आदि ग्रंथ माना जाता है। यानी कि भारतीय तो आचार्य भरत मुनि, यानी आचार्य भरत मुनि जो प्रणीत है, उनको नाट्यशास्त्र का भारतीय रंगमंच का आदि ग्रंथ माना जाता है। यानी कि नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति किसने की थी, तो आप कहेंगे भरत मुनि प्रणीत को इसके रंगमंच का आदि ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 4 वेदों के तत्वों में सम्मिलित कर पंचम वेद के रूप में प्रतिष्ठापित किया। यानी कि आपके 4 वेद होते हैं, रणवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उससे अलग एक अलग वेद का निर्माण करने का कार्य इन्होंने भरत मुनि ने प्रमुख से किया था। इस महाग्रंथ के अनुसार नाट्य कला का सृजन लोक कल्याण, नैतिक उत्थान और रसवाद के लिए किया गया था। नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित रस सिद्धांत भारतीय रंगमंच का प्राण है, जिसके अनुसार विभाव अनुभाव और आपके व्यभिचारी भावों के संयोग से एक रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि इसका एक उत्पत्ति होती है, वेदों से अलग एक अलग ग्रंथ के निर्माण करके वेदों का निर्माण इन्होंने प्रमुख रूप से किया था। भारतीय शास्त्रीय रंगमंच में अभिनय को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन सी 4 मुख्य श्रेणी है, तो ये आपके बीच में ये रहेगी। ठीक है, आपको रीड करना है कि आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय क्या है, तो आंगिक अभिनय के बारे में बात की जाए तो शरीर के विभिन्न अंगों, उपअंगों और हस्त मुद्राओं के माध्यम से भावों का प्रकटीकरण आपका आंगिक अभिनय माना जाता है। वाचिक अभिनय क्या होता है, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वाचिक अभिनय क्या है, तो आपको बिल्कुल रीड करके जाना है। ठीक है, वाचिक अभिनय क्या है, तो संवादों को स्पष्ट उच्चारण, स्वर का उतार चढ़ाव, काकू और भाषा का व्याक्यात्मक प्रभाव आपका वाचिक अभिनय माना जाता है। आहार्य अभिनय क्या है, आहार्य अभिनय क्या होता है, तो आपकी आहार्य अभिनय के बारे में बात की जाए तो पात्रों की वेशभूषा, आभूषण, मुख सज्जा और आपकी रंगमंच की भौतिक पृष्ठभूमि ये माना जाता है आर्य अभिनय। ठीक है,
सात्विक अभिनय क्या, सात्विक अभिनय के बारे में बात की जाए तो आपका अंतःकरण के वास्तविक भावों का अनायास और स्वाभाविक प्रकटीकरण जैसे संवेद और कंपंगा या अश्रु आपके सात्विक अभिनय माना जाता है। ये चारों अभिनय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि चार अभिनय कौन कौन से है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं, इनकी परिभाषा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बिना किसी आगे चलते आपको रीड कर याद करना है। ये इसमें पढ़ाने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि इसको रीड करिए ज़्यादा, क्योंकि समय की कीमत होती है, इसलिए हम क्लास को आगे प्रोवाइड करते हैं, आगे भी क्लास पढ़ानी होती है। ठीक है, तो मध्यकाल में जब संस्कृत नाटकों की महान शास्त्रीय परंपरा शिथिल पड़ने लगी, तब लोक रंगमंच फ्लोग थिएटर ने भारतीय रंगमंच की चेतना को सुरक्षित रखने का ऐतिहासिक दायित्व संभाला। यानी कि जब मध्यकाल में आपकी जो संस्कृति के नाटकों की महान शास्त्रीय परंपरा धीरे धीरे कमजोर होने लगी, तब लोक रंगमंच ने आपकी रंगमंची चेतनाओं को सुरक्षित रखने का ऐतिहासिक दायित्व यानी कि इसका फर्ज संभाला। ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुई लोक नाट्य शैलियों ने जन सामान्य की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को सवर दिया। इन लोक रूपों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी लचीली संरचना, उन्मुक्त मशीनीय विधान और दर्शकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की क्षमता थी। ठीक है, आपको रीड करना है। आगे हम बात करते हैं पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी रंगमंच की अवधारणा कैसी थी, वहाँ पर यूनानी दार्शनिक किस प्रकार के थे, उसके बारे में बात करते हैं। आपका सिलेबस बहुत हार्ड है, आपको 2 से 3 बार याद करेंगे तभी आपको ये सिलेबस याद होगा, इससे आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको रीड करने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपको जल्दी से सिलेबस याद हो जाए। ठीक है, पाश्चात्य रंगमंच का उद्भव प्राचीन यूनान के थिएटर ऑफ डायोनिसिस के धार्मिक उत्सव में हुआ था। यूनानी रंगमंच ने विश्व साहित्य को 2 प्रधान शैलियों में प्रदान की। कौन सी होगी, त्रासदी और आपकी प्रहसन। अरस्तु ने अपनी युगांतकारी ग्रंथ काव्यशास्त्र में त्रासदी की विशद व्याख्या करते हुए विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी कि आपके जो पश्चिमी जो रंगमंच की संस्कृति थी, यूनानी संस्कृति थी, उसमें आपकी का उद्भव ये थिएटर ऑफ डायोनिसिस में हुआ था। इन धार्मिक उद्देश्यों में उसका उद्भव हुआ था। यूनानी रंगमंच ने विश्व साहित्य को 2 प्रधान शैलियाँ में प्रदान की थी, आपकी त्रासदी और प्रसन्न आपकी 2 शैलियाँ प्रदान की थी। इसमें अरस्तु ने भी एक अच्छा योगदान दिया था, उनके काव्यशास्त्र में उन्होंने एक अच्छे ग्रंथ लिखे थे, और वेचन सिद्धांत ने भी का प्रतिपादन भी उन्होंने किया था, जिसके अनुसार त्रासदी दर्शक के मन में करुणा और भय भाव को जगाकर उसके स्वयं का शुद्धिकरण करती है। यानी पाश्चात्य संस्कृति में लगातार लोगों ने कार्य किए थे, जैसे आपके अरस्तु ने एक अच्छे कार्य किए, जिससे कि उस संस्कृति को बढ़ावा मिल पाया। शास्त्रीय पाश्चात्य रंगमंच में अनुवंती का कठोरता में पालन किया गया था, जिसे नाटक की संरचनात्मक शुद्धता के लिए अनिवार्य माना गया। समय की अवंती, ये आपकी अवंती भी है, तो ये भी आपके लिए यूनिटी ऑफ टाइम, ये भी आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। एक आपका स्थान की अवंती, ये आपकी अवंती आपकी सिलेबस में दिया गया है, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समय की अवंती कौन सी होती है, समय की अवंती होती है नाटक में कथनात्मक में प्रदर्शित संपूर्ण घटनाक्रम वास्तविक जीवन के 2400 घंटों के भीतर ही समाप्त होना, ये आपकी समय की अवंती होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्थान की अवंती। स्थान की अवंती होती है संपूर्ण नाटक एक ही निश्चित भौगोलिक या भौतिक स्थान पर घटित होना चाहिए, और यानी कि एक सीमित स्थान पर ही हो जाए उसका गठन होना चाहिए। तो समझदार को इशारा काफी, समझदार स्टूडेंट समझ चुके होंगे। कार्य की अवंती, कार्य की अवंती क्या होता है, नाटक में केवल एक ही मुख्य कथा होनी चाहिए, यानी कि एक ही मुख्य कार्य होना चाहिए, और जो आदि से अंत तक तार्किक रूप से विकसित हो, किसी भी प्रकार की गौण या समांतर कथा वर्जित थी। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये नीचे वाला सिलेबस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप इसको रीड करना चाहती हैं तो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। 20वीं शताब्दी की आते आते पाश्चात्य रंगमंच ने शास्त्रीय रूढ़िवादियों को तोड़ के नए प्रयोग में इनमें हेनरिक इब्सेन या का यथार्थवादी रंगमंच, बर्टोल्ट बेकत का महाकाव्यात्मक रंगमंच, 2 दर्शन को समाहित करने के बजाय उसमें आलोचनात्मक चेतना जगाने के लिए अजनबीपन के प्रभाव का उपयोग करता है, और सैमुअल बेकेट का विसंगीत रंगमंच है आपके लिए ज़्यादा हार्ड है। आप इसको याद करना चाहते हो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपकी सिलेबस ऑलरेडी बहुत हार्ड है, तो आप इतना नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तुलनात्मक मापदंड, भारतीय शास्त्रीय रंगमंच और इसके तुलनात्मक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मैं इसीलिए आपके सारणी बना के बहुत मेहनत लगती है भाई। अब मेरे ने नोट्स प्राइस रखी है 49 प्राइस क्यों रखी है भाई, इसमें नोट्स जब बनाता हूँ ना, मोबाइल पूरा हैंग हो जाता है, पूरा मोबाइल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। मोबाइल पूरा हैंग हो जाता है, फिर भी मैं क्लास पे क्लास प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ी सी 49 प्राइस है, आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, 49 आपके लिए है, तो जरूर आप जुड़े। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं जुड़ते तो आपको नोट्स जैसे मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, तो आपको स्क्रीन शॉट लेकर बाद में मेरे नोट्स बना सकते हैं।
ठीक है। दार्शनिक लक्ष्य, दार्शनिक लक्ष्य कौन सी होती हैं आपकी? तो रस निष्पादित और आनंदवाद होती हैं आपकी भारतीय शास्त्रीय रंगमंच में। और आपकी पाश्चात्य संस्कृति में होती है विरेचन और नियतिवाद होती है। और संरचनात्मक नियम कौन से होते हैं? इसमें काल और कार्य की अनुमति पर बल दिया जाता है। और इसमें आपके समय, स्थान और कार्य की कठोर क्षेत्र की अनुमति पर बल दिया जाता है। मंचीय स्वरूप कौन सा है इसका? तो मंचीय स्वरूप प्रेक्षात्मक योग और रंग शीर्ष की व्यवस्था है। इसे आप एम फी का 2 सेकंड वेट करें। वैसे समय तो बहुत कम है, लेकिन मैं आपके बीच में कर रहा हूँ, ठीक है, प्रयास तो कर रहा हूँ, ठीक है। समय वो वाला बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि क्लास को चलते हुए 10 मिनट हो गई है। एम्फी थिएटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको पढ़ना है। तो आपके तुलनात्मक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको भारतीय शास्त्रीय नृत्य और पाश्चात्य शास्त्रीय संगमच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तुलनात्मक मापदंड आपका नायक की प्रकृति कैसी है? तो दिरोतुयोग आपके बीच में कर सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा 49 प्राइस पे करने पर। अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम चलते हैं। हिंदी नाटक का उद्भव, ऐतिहासिक विकास यात्रा, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपका है, इसमें जा रहा नहीं है, मार्कर ऊपर जा रहा नहीं है। हिंदी नाटक का उद्भव और ऐतिहासिक विकास यात्रा, ठीक है। तो हिंदी नाटक की विकास यात्रा आधुनिक काल में भारतीय हिंदू रिश्ते के आगमन के साथ सुव्यवस्थित रूप से आरंभ हुई है। यद्यपि इससे पूर्व भी प्रहलाद चौहान कृत रामायण महानाटक और भारतीय हिंदू के पिता गोपाल चंद्र कृत नरसू के जैसे नाटक लेके जा चुके हैं। हिंदी नाटक के इस संपूर्ण विकास क्रम को अध्ययन की सुगमता के लिए प्रमुख कालों में वर्गीकृत किया गया है। आपके 3 प्रमुख काल है। तो तीनों कालों में आपके सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट आपकी भारतीय हिंदू युग है। तो लगभग आपका 1850 से 1900 तक का आपका युग रहा है। तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए ज़्यादा, इसको आप ज़्यादा रीड करेंगे, ठीक है। 1850 से 1900 भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का वास्तविक जनक माना जाता है। यानी कि भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र का आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसका जीवन परिचय जरूर याद करके जाना है। उसके जो प्रमुख ग्रंथ है उनको पढ़ के जाना है। इसके पक्का मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम डिटो उतरेंगे, ठीक है। सेम डिटो क्वेश्चन आपकी इस एग्जाम में उतरने के चांस रहेंगे, ठीक है। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का वास्तविक जनक माना जाता है, यानी कि इनको वास्तविक जनक माना जाता है। इन्होंने केवल मौलिक नाटक लिखे, बल्कि संस्कृत यानी मौलिक नाटक ही नहीं लिखे, बल्कि इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी नाटकों का भी अनुवाद किया था। यानी अंग्रेजी व संस्कृत नाटकों का भी अनुवाद किया था। इस युग के नाटकों का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक शासन के प्रति आक्रोश व्यक्त करना है, यानी कि जो अंग्रेजों का शासन था उसके प्रति आक्रोश स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। राष्ट्रीय जागरण की भावना जगाना और सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह, छुआछूत उत्पत्ति का प्रहार करना इनका प्रमुख रूप से कार्य था, ठीक है। यहाँ स्वीकार देखना है। प्रसाद युग कौन सा था? प्रसाद आपके जो कौन से थे? जयशंकर प्रसाद का आपका युग होता है। ये कौन सा होता है? तो आपका होता है 1900 से 1950, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा बड़ा युग होता है, बरोबर सा ही होता है। 50 वर्ष का उनका होता है, 50 वर्ष इनका होता है। तो जयशंकर प्रसाद के आगमन से हिंदी नाटक को वैचारिक प्रौढ़ता, दार्शनिक गंभीरता और उच्च साहित्यिक गरिमा प्राप्त हुई। यानी कि जब जयशंकर प्रसाद का जब आगमन हुआ तो एक साहित्य को एक सुदृढ़ता मिली, वैचारिक प्रौढ़ता मिली, दार्शनिक गंभीरता मिली और उच्च साहित्यिक गरिमा प्राप्त हुई। प्रसाद जी ने भारत की गौरवशाली अतीत को आधार बनाकर अनेक ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। उनके नाटकों की मूल विशेषता पात्रों का बाह्य संघर्ष न होकर बल्कि मनोविज्ञान दमन था। उनकी भाषा तत्व प्रधान, गंभीर और काव्यात्मक थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आपका प्रसाद युग को प्रसादित युग आपका आ जाता है, ठीक है। ये आधुनिक युग होता है। 1950 से आपका अब तक चल रहा है। 1950 से आप 2050 तक इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो देश की स्वतंत्रता के पश्चात मोहभंग की विभाजन की विभाषिका महानगरी, यानी कि जब देश का विभाजन हुआ तो लोगों को कई प्रकार की विभाषिका का सामना करना पड़ा। और महानगरीय जीवन का अकेलापन, मध्य वर्गीय परिवार की आर्थिक मानसिक विसंगतियाँ नाटकों का एक नया आयाम दिया। इस युग के नाटकारों के ऐतिहासिक के स्थान पर कठोर सामाजिक आर्थिक यथार्थ को अपना विषय बनाया। तो आगे हम चलते हैं। आगे आपके बीच में आता है भारतीय हिंदू युग के थोड़े से विकास काल। इसका क्या है? ये आपकी तुलनात्मक है। आपको इसको ये वैसे टाइम तो कितना है, कितने पेज हो गए? 3 पेज हो गए। 3 पेज ओके और 15 दूनी 30, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन कर देते हैं, रीड कर देते हैं आपके बीच में। विकास काल भारतीय युग का आपको सभी पता है 1850 से 1900 तक था। इनका 1900 से 1950 तक था। ये आधुनिक आधुनिक युग 1950 से अब तक का है, ठीक है। 1950 से अब तक का है। तो इनके समय भी कुछ प्रतिनिधि आपकी, तो आपके अलग अलग इनके समय भी कुछ दोस्त थे मान लीजिए, या इसके
को नाटककार थे, तो इसमें आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, इसके प्रताप नारायण मिश्र आते हैं और बालकृष्ण भट्ट आते हैं, ठीक है। इनके अंदर आते हैं जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र और आपके हरिकृष्ण प्रेमी आते हैं, ठीक है। और इनमें आते हैं मोहन प्रकाश, जगदीश चंद्र और आपके धर्मवीर भारती आपके आधुनिक युग में आते हैं। आपके एग्जाम क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भारत के कवियों के नाम लिखे, तो आप लिख राजस्थे आपके एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट पे ले लेना, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटी वाले क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना, समाज और सुधार लोक शैलियों का प्रयोग किया था इन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और साहित्य के राष्ट्रवाद पर जोर दिया था। उन्होंने अस्तित्ववादियों के संगठन के ऊपर जोर दिया था। युगांतकारी क्रांतियाँ क्या, तो इनकी कृतियाँ कौन कौन सी इनकी, एक भारत दुरुस्त है, अंधेरी नगरी है, एक कली कौतुक है। और इसमें आपकी प्रसाद युग में आप आती है चंद्रगुप्त आता है, आपका स्कंदगुप्त आता है, और आपका दुर्साविन आता है, सिंदूर की होली आती है। आपके दो प्रमुख ग्रंथ है। आप ग्रंथ पूछ सकता है कि भारतीय हिंदू युग के दो प्रमुख ग्रंथ लिखे, तो आप ऊपर वाले लिख रह सकते हैं, अंधेरी नगरी और काली कौतुक। और आषाढ़ का एक दिन और कोणार्क और अंधा युग आपके इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आगे बात करते हैं हिंदी एकांकी का उद्भव एवं विकास। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सेम डिटो क्वेश्चन उतरेगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में लगभग मैं बता रहा हूँ आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 100% आएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ तो 100% ही आएगा, तो 100% आपके एग्जाम में 100% आएगा। मैं आज कह रहा हूँ भाई, एग्जाम देख कर वापस आएंगे तब देख लेना ये वीडियो, 100% आपके एग्जाम में एकांकी वाला क्वेश्चन आएगा और आपका गलत होगा, ठीक है, गलत होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप हमसे पढ़ के जाओगे तब भी आपका गलत होगा। मैं कहता हूँ कि आप हमसे पढ़ के जाओगे फिर भी गलत होगा। अगर पूरा कंटेंट सही तरीके से याद करके जाओगे ना, तभी आपका एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन ये सही होगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। इसको हम इजी करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन आपके एकांकी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल आपको याद करके जाना है। तो एकांकी केवल किसी विस्तृत नाटक का संक्षिप्त रूप नहीं है, बल्कि ये अपनी स्वतंत्र संरचना वाली एक अत्यंत प्रभावशाली प्रबनाटी विधा है। एकांकी जीवन के किसी एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या तीव्र मानसिकता का संवेदना कम से कम तीव्र गति से चरम सीमा तक पहुंचाने का प्रयास करती है। यानी कि ये मानसिक संवेदनाओं कम से कम समय में तीव्र गति से चरम सीमा तक पहुंचाने का कार्य करती है। हिंदी एकांकी के उद्भव में संबंध में साहित्यिक इतिहासकारों में दो मत है। कुछ विद्वान इसका संबंध संस्कृत की प्राचीन नाट्य शैलियों जैसे बाण, प्रहसन, चिति से जोड़ते हैं, जबकि अधिकांश आधुनिक आलोचक इसे पाश्चात्य एकांकी विधा के प्रभाव से जन्मी मानते हैं। डॉक्टर रामकृष्ण वर्मा द्वारा बादल की मृत्यु 1930 को हिंदी की एकांकी विधा के प्रभाव से जन्मी मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित बादल की मृत्यु कब रचना हुई, आपकी एग्जाम क्वेश्चन आता है कि बादल की मृत्यु की 1930 में रचना होती है। हिंदी की प्रथम आधुनिक एकांकी स्वीकार किया जाता है और इसकी पाश्चात्य भुवनेश्वर प्रसाद कृत कारवा 1935 ने हिंदी एकांकी में आधुनिक यथार्थवादी तिक्की और बौद्धिक दृष्टिकोण का समावेश कर इसे एक सर्वथा नवीन दिशा प्रदान की। अब कुछ स्टूडेंट पढ़ेंगे कि सोचेंगे कि 2x की स्पीड में अक्सर पढ़ा रहे भाई, समय की वैल्यू होती है, क्लासेस बहुत प्रोवाइड करनी होती है, तो इसलिए हम स्पीड से पढ़ते हैं। हमें अपना नोट्स प्रोवाइड करना होता है, क्लास समझानी होती है, इसलिए हम स्पीड से ही पढ़ाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आपको इसकी स्पीड कम करके भी दे सकते, यूट्यूब पर ऑप्शन आता है इसका स्पीड कम करने का, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट का हमने सिलेबस पढ़ लिया, 18 मिनट आपके सिलेबस को पढ़ने में लगी, ज़्यादा आपका हार्ड सिलेबस नहीं था यूनिट फर्स्ट का। ये एकांकी वाला थोड़ा सा आपका हार्ड था, उसको मैं एग्जाम के पास कुछ ट्रिक के माध्यम से इसको ईजी करने का प्रयास करेंगे। अभी आपको इतना ही पढ़ना है, इसके नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि आपकी क्लासेज नोट्स बनाने के लिए ही पहले प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो हम इकाई 2 के नोट्स, नाटक लहरों का राजहंस आपका टॉपिक का नाम है। लहरों का राजहंस, मोहन राकेश इसके आपके रचनाकार है। तो नाट्यकार मोहन राकेश की नाट्य दृष्टि कैसी थी, उनका थोड़ा सा जन्म परिचय कर लेते हैं। जन्म कब होता है और कहाँ की होती है, उन्होंने क्या कार्य किए थे साहित्य को बढ़ावा देने के लिए। मोहन राकेश का जन्म आपका 1975 में से यार थोड़ा सा वेट कर, थोड़ी सी गलती हुई है, 1925 में इनका जन्म होता है, 1972 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और लगभग कितने वर्ष जीते हैं, तो आप कहेंगे कि 1925, यानी कि हम काट देते हैं 75 52, ये लगभग आपके जिए कितने साल दिए, तो आप कहेंगे कि 48 साल जिंदा, 48 नहीं 47 साल ही जिंदा रहते हैं, बाद में मर जाते हैं आपकी, ठीक है। स्वतंत्र हिंदी यानी कि स्वतंत्रता के बाद में आपकी जन्मे थे, इन्होंने नए नाटक लिखे थे। नए नाटक के आंदोलन के सबसे प्रखर और युगांतकारी हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्होंने पारंपरिक आदर्शवाद नाटकों के लेख से हटकर आधुनिक मनुष्य के आंतरिक खोखलेपन, पहचान के संकट, अकेलापन और संबंधी अपरिहार्य टूटन को अपने मुख्य विषय बनाया। मोहन राकेश ने हिंदी नाटक को रंगमंच के अनुकूल बनाने के लिए भाषा और
शिल्प के स्तर पर क्रांतिकारी प्रयोग किए। उनके नाटक केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि मंच पर अभिनीत होने के लिए रचे गए थे। तो उनकी असाधारण रंगमंचीय समझ को प्रदर्शित करती है। ठीक है, लहरों का राजहंस की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे हम। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लहरों का राजहंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लहरों का राजहंस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या मूल नाटक के बारे में बात करने वाले हैं। लहरों का राजहंस आपका जो कंद ग्रंथ है, इसका रचना आपके मोर राकेश ने की थी। एक अत्यंत प्रौढ़ और कालजयी नाटक की कृति है। इस नाटक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बौद्ध काल से संबंधित है, गौतम बुद्ध के काल से संबंधित है। इसका मूल कथानाटक अश्वघोष द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्कृति और महाकाव्य सोनरामायण पर आधारित है। ठीक है, सोनरामायण आज का वह ग्रंथ था, अश्वघोष का एक ग्रंथ है, उसके आधारित पर यह माना जाता है। नाटक की कथात्मक कथा वस्तु उस समय की है जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपने गृह नगर की कपिल वस्तु लौटते हैं। कथांतर का मुख्य पात्र है बुद्ध का सौतेला भाई नंदन और उसकी अत्यंत रूपसी एवं स्वाभिमान पत्नी है सौंदर्य है। और सौंदर्य एक जीवन के सुख को, भौतिक सौंदर्य और काम की सत्ता को जीवन का अंतिम सत्य मानती है। इसके विपरीत महात्मा बुद्ध त्याग, निवृत्ति, वैराग्य और आध्यात्मिक निर्वाण के प्रतीक है। नंद इस भौतिक और आध्यात्मिक वैराग्य के दो अत्यंत शक्तिशाली पाठों के बीच पिसने वाले संशयगणित नायक माने जाते हैं। जब वो कपिल वस्तु आती हैं तो उनकी सुंदरी बुद्ध के संन्यास मार्ग को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करती है। जब उनकी लुगाई यानी सुंदरी यानी उसकी पत्नी थी, सुंदरी उसकी पत्नी थी। ठीक है, पत्नी थी या कौन थी, तो आगे हमने पिछली बात की थी, सुंदरी कौन थी? ठीक है, उनकी पत्नी के रूप में माना गया है। इसको रामप्रसाद में एक भव्य कामोत्सव का आयोजन करती है। वह नंदन को अपने सौंदर्य प्रसार में इस प्रकार जकड़ कर रखना चाहती है जिससे यह सिद्ध हो कि सके कि नारी का सौंदर्य बुद्ध के वैराग्य से अधिक शक्तिशाली है। परंतु बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा उनके आगमन पर नंद द्वारा अनजाने में किए गए अंधाधा की घटना नंदन के भीतर एक भयंकर मानसिक उत्पन्न कर देती है। नंद अपराध बोध संशय से ग्रस्त होकर बुद्ध के विहार की ओर खिंचा चला जाता है। वहाँ परिस्थिति के दबाव और एक अवचरेंद्र गलाने के अभाव में आधा अधूरा मन से विनाश होगा। नाटक के अंत में जब नंदन मूढ़ित होकर शरीर से जब वापस के सौंदर्य के वापस मुख मोड़ता है और पूरी तरह से सन्यासी बन जाता है और न ही सौंदर्य का पूर्णतः प्रति रह पाता है, वह एक खंडित होता है। तो आपकी सौंदर्य इसकी लुगाई होती है। ठीक है, लुगाई यानी इसकी स्त्री होती है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं नंद। ये आपकी जो डिटेल से बात करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से हम नहीं जाएंगे, सिलेबस आपका खत्म होने वाला है। क्लास को हमने बहुत स्पीड से खींचा। पात्र का नाम आपका नंद है। नाटक का नायक बुद्ध को सौतेला भाई है। नाटक का नायक आपके बुद्ध का सौतेला भाई है। और इसे संत से ग्रस्त आधुनिक मनुष्य का प्रतीक जो भौतिक सुख और आध्यात्मिक शांति के बीच विभाजित है। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य नंद की पत्नी है, अद्वितीय रूपसी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक यानी सुख, सौंदर्य, गर्व और संसार के प्रति पूर्ण आकर्षक प्रवृत्ति मार्ग की प्रखर प्रतिनिधि है। गौतम बुद्ध आपके अप्रोक्स पात्र है, मंच पर अनुपस्थित है। ठीक है, वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। एंड निवृत्ति, वैराग्य और आत्मिक शांति और परम मोक्ष का मूक प्रतीक जिसकी छाया पूरे नाटक पर व्यक्त है। अलका कौन है? अलका आपकी सौंदर्य की अंतर्गत परिचारिका है, सहज मानवीय संवेदना और इसके मानी जाती है। ठीक है, पात्र का नाम इसमें टाइप नहीं हुआ है। नहीं उस ऊपर वाले का है, शायद तक ऊपर वाले का है यार, इसमें टाइप नहीं हुआ है। आपकी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इस सानी वाला मैं पढ़ाता हूँ ना, आपकी समझाने के लिए करता हूँ, आपके कुछ नोट्स डिटेल से हो जाए। श्यामांग क्या था? तो राजेंद्र प्रसाद का अशांत सेवक, मानसिक विपरीतता की सीमा तक संवेदनशील पात्र जो महल के भीतर की घुटन और कृत्रिमता का उजागर करता है। ठीक है, BSc सेमेस्टर 2। ठीक है, BS भी है। ठीक है,
केंद्रीय दार्शनिक अंतर्वेदन प्रवृत्ति बनाम निवृत्ति। ठीक है। लहरों का राजंश का मूल दार्शनिक आधार प्रवृत्ति सांसारिक भोग सुख और कर्म तथा निवृत्ति त्याग संन्यास और वैराग्य का अंतहीन संघर्ष। सौंदर्य का दृष्टिकोण। सौंदर्य का मानना है कि जीवन की सार्थकता सौंदर्य की साधना और प्रेम की चरम सुख भोगने में है। सुख भोगने में उसके लिए बुद्ध का संन्यास मार्ग पलायनवाद का पर्याय है। यानी कि जब सौंदर्य को पता है कि उसका पति यानी कि पति उसका 6 साल तपस्या करके आया, वह अब उसके प्यार में पागल नहीं हो सकता, लेकिन वो फिर भी प्रयास करिए कि वो मेरे प्यार में पागल हो जाए। ठीक है। तो ये इस तरीके तो आपके होती है, जो एक प्रेरणा होती है, तो पुरुष को पुरुषोत्तम नारी देती है और उसकी प्रेरणा के बिना पुरुष का कोई अस्तित्व पूर्ण नहीं होता है। ठीक है। बुद्ध का संदेश। बुद्ध का मार्ग यह प्रतिस्पर्धी करता है कि संसार में सभी भौतिक वस्तु क्षण भंगुर रहते हैं दुख का कारण। यानी कि वो सोचता है कि लुगाई कोई कुछ नहीं है, लुगाई से दुख का कारण है, प्यार एक दुख का कारण है, वास्तविक मुक्ति और निर्वाण केवल असंग त्याग और संन्यास से ही संभव है। बुद्ध कहते हैं कि मुझे ना लुगाई चाहिए ना मेरे को बच्चे चाहिए, मेरे को सिर्फ शांति चाहिए। ये ऐसे होते हैं इंसान। ठीक है। नंद की विडम्बना। जो आपका जो उनका सौतेला भाई था नंद, इन दोनों पर चरम सीमाओं के बीच फंसा हुआ है। चरम सीमाएं फंसा हुआ है। उत्पन्न होने का आंतरिक शून्य को अनदेखा कर पाता है। उसका जो आज के मनुष्य की पीड़ा व बाहरी संघर्ष के बारे में बताया गया है। ठीक है। ज़्यादा सिलेबस आपका नहीं है, इतना सिलेबस है। प्रतीकात्मक और विभिन्न विधान एवं शीर्षक। ठीक है। तो इनके मोर राकेश ने नाटक की वैचारिक गहराई का अभिव्यक्त करने के लिए अत्यंत समर्थ प्रतीकों का प्रयोग किया है। यह आपके नाटक का राजंश यहाँ स्वयं नंद की चंचल जीवात्मा का प्रतीक है। जिस प्रकार एक राजंश जल की तीव्र और अनियंत्रित लहरों पर डगमगाता है, उसी प्रकार नंद भी सौंदर्य की काम वासना रूपी लहरों और बुद्ध के वैराग्य रूपी भवंड के बीच छड़पड़ाता है। ठीक है। ये आपके बीच में कार्य करता है। नंद कहता है ये दोनों गलत है, मैं सही हूँ। ठीक है। ये उनका कहना है। इस प्रकार उन्होंने बात की थी। शौर्य और मुकुट। शौर्य मुकुट नाटक में नंद का अपने केस का कटवा लेना, केस यानी बाल कटवा लेना, लेकिन मन में मुकुट के प्रति आसंग न छोड़ पाना, यह संकेत देता है कि बाहरी संन्यास कभी भी आंतरिक वैराग्य का स्थान नहीं ले सकता। यानी कि नंद का क्या कहना है कि जब गौतम बुद्ध की लुगाई सौंदर्य के प्यार उनके गौतम बुद्ध नहीं करते, तो वह कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार कर लेता हूँ, यानी कि मैं आपसे शादी कर लेता हूँ, मैं आपसे जो प्रेम है वो कर लेता हूँ। ये उनका नंद का कहना है। ठीक है। अपने भाई की लुगाई को अपनी लुगाई बनाने का प्रयास नंद कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। गणित आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे आपको वैसे इससे समझने का प्रयास नहीं करना, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा किया जाए। लहरों का राजंश की सबसे बड़ी साहित्यिक सफलता इसकी बेजोड़ रंगमंच है। मोहन राकेश ने जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक घटनाओं की लिस्ट की है। संवादों में मौन और टकराव के नाटक में केवल बोले जाने वाले शब्द ही नहीं है, बल्कि शब्दों के बीच आने वाला मौन और ठहराव पात्रों के मानसिक तनाव को व्यक्त करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। प्रकाश एवं ध्वनि का सटीक उपयोग। इसमें राकेश ने रंगमंच का प्रयोग, प्रकाश व्यवस्था और पृष्ठभूमि ध्वनि इफेक्ट का अद्भुत प्रयोग किया है। राजप्रसाद में टिमटिमाते और बुझते हुए दीपक, नंदन सौंदर्य के जीवन उतार और उसके भीतर गहराते अंधकार की सिद्धि भौतिक प्रतीक माने जाते हैं। इसका निष्कर्ष भी आपका संवेदनात्मक भाषा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको भी रीड करते हैं। संवेदनात्मक भाषा। तो नाटक की भाषा तत्व प्रधान होते हुए भी अत्यंत कोमल, लचीली और अभिनेताओं की समान अदायगी आपकी के सुविधा श्रोता अनुकूल है। इस प्रकार आपका सिलेबस यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड का कंप्लीट होता है। एकदम अच्छी तरीके से हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का सिलेबस किया। अब आपका यूनिट 3 का वीडियो मिलेगा और बाद में आपका यूनिट 4 का मिलेगा, क्योंकि इनका थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है, थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा हार्ड है, तो इसलिए अलग अलग क्लासेज होगी। इसकी एक क्लास होगी कम्बाइंड, इसकी अलग अलग, यानी 3 क्लास में आपका हिंदी साहित्य का सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे। वही आपका निष्कर्ष है। अगर आप रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो कि हिंदी नाटक रंगमंच का इतिहास एवं स्पष्ट ये विधि निरंतर शास्त्रीय रूढ़िवादी को विमुक्त कर यथार्थवादी धरातल पर मनुष्य के संघर्षों को चित्रित करने की अगर शुरू हुई है। यहाँ प्रथम इकाई हमें रंगमंच के मूलभूत के बारे में बताती है और दूसरी लहरों का राजंश के संपूर्ण विकास के बारे में बताती है। नाटक न केवल ऐतिहासिक संदर्भों का नया जीवन देता है, बल्कि हर युग के मन में बताता है। ठीक है। आपको मैं ग्रुप भी दिखा देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप जो बन चुके हैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करने के लिए। आप बी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट होंगे तो आपका ग्रुप बन चुका है, देख सकते हैं। इसमें आपका ये तो डाउट ग्रुप होगा, एक आपका अनाउंसमेंट वाला होगा, इसमें हम नोट्स जल्दी प्रोवाइड कर देंगे आपके। इसमें आपको एड हो जाना है। आप अगर हमें 49 प्राइस पे करेंगे तो आपको यहाँ पर हम एड मेंबर्स में कर देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिना किसी तरीके के अपने डिटेल से इस वीडियो से जुड़ जाना है।
उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए आपका, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में अच्छी डेटे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।